मैंने 2010 से लेकर अभी तक पूरी जानकारी मुझे है और उसी के आधार पर मैं पढ़ाता हूँ। आरपीसी उसी के आधार पर पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुक्के में पढ़ा दिया। आपको कह दिया कि यही मानना है, फिर आपको यही मानना है। आरपीसी ने किसी शब्द को क्या माना, बाजार की पुस्तक में क्या लिखा हुआ था, फिर मैं उसको बाजार की पुस्तक से हटकर क्यों पढ़ाता हूँ कि मुझे जानकारी है कि चल रही है। बाजार की पुस्तक साल से नहीं है, 10 साल के अनुभव के बाद पता चला है कि आरपीसी ऐसे चल रही है। ये किताब है जो प्रामाणिक रूप में चल रही है। कई बार कोर्ट में गई है तो कोर्ट में वकील को कौन सा एविडेंस गया था, ठीक है, आरपीसी क्या माना, सारा अनुभव है, 10 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ। आपके साथ जानकारी आएगी, पूरी सटीक आएगी। अब जो पढ़ाया जाता है पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए स्वर संधि है, आधे घंटे की सामग्री आपके सामने आएगी, उसको कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, परीक्षा में जाकर बैठ जाना, एक भी उसे बाहर नहीं जाएगा। उदाहरण की बात नहीं करूंगा मैं, उदाहरण बात से जा सकते हैं, पर जो तरीका बताया जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा बने रहेगा और पढ़ते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये तो था मेरा समय। अब है समय आपका अंतिम 5 मिनट। जब अंतिम कक्षा होगी तब 5 मिनट बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं, हमारी विशेष संबंधी बात होगी। शुरुआत करते हैं संधि। अब संधि लीजिए या फिर संधि विच्छेद, ये दोनों साथ ही चलने वाली प्रक्रिया है। केवल संधि के नाम से आप चला सकते हो। शब्द दिखाई दे रहा है सकती है। देखिए संधि शब्द का अर्थ मुझे नहीं लगता है आज तक किसी परीक्षा में पूछा गया हो आरपीसी द्वारा, तो ऐसे में आप फंसिए मत। शाब्दिक अर्थ क्या होता है नहीं बोलती। हाँ, परिभाषा आरपीसी कई परीक्षा में पूछ चुकी है, तो परिभाषा जरूर याद रखिएगा। अर्थ यदि आप याद रख सकते हो तो रख दीजिए। सिर्फ इतना याद रखना है कि मेल होता है, जोड़ होता है और योग होता है। आचार्य केशवदास वाजपेयी के अनुसार रूपांतर होता है, ठीक है, यानी परिवर्तन होता है। ये 3 चीजें आप याद रख लीजिए, इससे आरपीसी नहीं पूछती है। इसके बाद आते हैं परिभाषा। आपको परिभाषा याद रखनी है और हर हाल में याद रखनी है। मुख्य रूप से 3 परिभाषाएं आरपीसी पूछती है यदि पूछेगी तो, क्योंकि ऑथेंटिक जो पुस्तक है वो कौन सी जाती है, वो महत्वपूर्ण चीज है। बाजार में बिकने वाली कोई पुस्तक ऑथेंटिक नहीं है, उसमें गलती लिख दी ना, उस साफ लिखा होता है पुस्तक के पहले दूसरे पेज पर कि इस पुस्तक की जो विषय सामग्री है प्रामाणिक स्रोतों से ली गई है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो विद्यार्थी खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। इनडायरेक्टली ये कहते हैं वो, हम जिम्मेदार नहीं है। समझ रही मेरी बात। लेकिन जो ऑथेंटिक पुस्तक होती है उस पर कहीं पर भी यह सामग्री लिखी होती है। आपको किसी पुस्तक को देखना है कि ऑथेंटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले ये देख लो 1 या 2 पेज में, पता चल जाएगा आपको। तो बाजार में सारी मिलती है। परिभाषा कक्षा में तो आपको लिखाई गई है, फिर भी एक बार देखना आपको तो देख सकते हो। एक परिभाषा लेते हैं मौखिक। देखिए संधि दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं हम, एक मौखिक भी करते हैं और लिखित भी करते हैं। और वैसे भाषा है तो मुख्य रूप से लिखित में चलती है, तभी भाषा बोलते हैं इसको, नहीं तो बोली बोल देंगे मौखिक होगी तो। पहली परिभाषा आपको याद ये रखनी है, उच्चारण और श्रवण, बोलने और सुनने, उच्चारण और श्रवण की दृष्टि से निकटस्थ अक्षरों के मेल को या के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यह परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है, आरपीसी इसलिए पूछ सकती है। हिंदी में जो पुस्तकें लिखी गई है, संस्कृत को छोड़कर हिंदी में जो पुस्तकें लिखी गई है, उन पुस्तकों की शुरुआती जो पुस्तकें थी उनमें सबसे बढ़िया परिभाषा ईवान था, डॉक्टर सैमुअल हेनरी कलोग। मतलब उसी पर पूरी व्याकरण चली हिंदी की। हर पुस्तक ने उस पुस्तक का अनुकरण किया। यहाँ तक पंडित कामतपस गुरु ने भी कम से कम 30 से 40% उस पुस्तक का अनुकरण किया उन्होंने। तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण है। शुरुआती दौर की परिभाषा आरपीसी पूछ सकती है। दूसरी, आरपीसी से जितनी परिभाषा पूछी है वो पंडित कामतपस गुरु की पुस्तक से ही पूछी है, एक भी बात नहीं गई अभी तक जितनी परीक्षा हुई है। जैसे अभी एमसीक्यू चल रहा है सुबह, इसमें जितनी परिभाषा आ रही है, ठीक है, वो वहीं से तो पूछी उस पुस्तक से, वो बहुत टाइप होती है वहां पर। और गुरुजी की परिभाषा क्या कहती है कि 2 निर्दिष्ट अक्षरों, निर्दिष्ट का मतलब होता है जो पहले से नियत किए हुए हैं, निश्चित किए हुए हैं कि भाई ये निश्चित है। तो संधि में कुछ नयापन नहीं है। ये परिभाषा कहती है संधि में कुछ भी नयापन नहीं है, जो किताब में लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है, चाहे कोई किताब लिखी हो, सब में एक जैसा ही चलता है। तो 2 निर्दिष्ट अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यह संक्षिप्त परिभाषा लेके आपको हो सकता है कि सब इधर हो जाए, संधि कहते हैं। अब संधि में आपको ध्यान क्या रखना है, नहीं भी समझ में आए तो एक बात ध्यान रखना, किसी प्रकार की परिभाषा आती है पर परिभाषा में उसको एक बात का जिक्र जरूर करना होगा कि वो संधि की परिभाषा देगा तो 2 वर्णों या अक्षरों का मेल, ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा संधि की परिभाषा बनेगी नहीं। 2 शब्दों का मेल कभी नहीं होगा संधि में। 2 शब्द ही आते हैं, जैसे मान लीजिए 2 शब्द आ गए, ठीक है, जैसे एक शब्द लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, राम, और दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ पर आश्रय। ये 2 शब्द है, पर ये संधि इन शब्दों में नहीं होती है। संधि इन शब्दों में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। संधि पहले पद के अंतिम और दूसरे पद के प्रथम स्वर में विकार होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लिख दिया मैं रामधन अयन, ऊपर वाला बना है रामाश्रय, नीचे वाला जो पद है वो बनेगा रामायण। जरूरी नहीं है कि पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण में ही परिवर्तन हो, ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है संधि की, पर अधिकांश शब्दों में ऐसा होता है, इसलिए हम इस कथन को मानकर चल लेते हैं। पर हम व्यंजन संधि में जाते हैं तो आधे नियम कुछ और ही चलते हैं। नया वर्ण आता भी है, ठीक है, कोई है पहले से हटता भी है। जैसे यहाँ देखिए न यहाँ पर था, दूसरे पद का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम व्यंजन है, वो बदल गया। अधिकांश में तो देखिए यहाँ होता है इन दोनों में, पर कभी कभी यहाँ भी हो सकता है बाद में भी। कुल मिला के परिवर्तन किस में होगा, वर्ण या अक्षर में होता है। अक्षर का मतलब सामान्यतः हम समझ लेते हैं स्वर से, कि स्वर कोई अक्षर कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार का है, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। व्यंजन को हम कभी स्वतंत्र रूप में अक्षर नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए क आ गया है, ये व्यंजन है, ये अ आ गया है, ये स्वर है, और ये दोनों
जैसे मान लिया दोनों मिलते हैं कि अब मैंने क लिख दिया। अब देखिए एक तो ये अक्षर है, एक ये अक्षर है, ये अक्षर नहीं है, ये क अक्षर नहीं है, हलचल लगे इसको अक्षर नहीं बोलते। अक्षर का मतलब होता है जिसका उच्चारण संभव हो वो अक्षर होता है, और जिसका उच्चारण नहीं होता है वो अक्षर नहीं होता है। ये सामान्य संदर्भ में पढ़ा जाए तो ये समझ सकते हैं इससे। परिभाषा अक्षर की अलग होती है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। जब तक उसके साथ स्वर नहीं है तब तो उसे बोल नहीं सकते, तो नहीं बोल सकते तब तो उसे अक्षर नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर स्थिति अब देखिए, अब कोई कह रहे ये क है, अब देखिए यहाँ पर जो म लिखा है ये अक्षर रूप में है और ये स्वर आ गया ये भी अक्षर रूप में, तो कुल मिला के वर्ण या अक्षर का मेल माना जाएगा किसमें? संधि में। ऊपर परिभाषा याद रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोनों में ये लिखा है उच्चारण और स्वर्ण की सुविधा से निकटस्थ अक्षरों के मेल लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? दो निर्दिष्ट अक्षरों के मेल। अब वो साधारण परिभाषा लोगे कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये नीचे लिख दिया दो वर्णों का मेल। कुल मिला के संधि में आपको ये ध्यान रखना है वर्ण या अक्षर का मेल ये होगा संधि में, बाकी परिभाषा भूल जाओ। परिभाषा कभी नाम के साथ नहीं पूछी गई, आरपीसी ने कभी नाम के साथ परिभाषा नहीं पूछी है। पर उत्तर प्रदेश में जो कुछ परीक्षाएं हुई है वहां पर पुस्तकों के नाम के साथ पूछ लिया गया है। जैसे एक मैं अभी विराम चिन्ह पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश से कुछ पेपर थे अभी खूब मतलब पढ़े थे, उसमें एक प्रश्न, दो प्रश्न थे विराम चिन्ह के कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल विराम चिन्ह कितने हैं? सीधा स्ट्रेट प्रश्न था, और कोई कहते हैं कि ऐसे नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पूछने वाला खुद ही पूछ सकता है। दूसरा यह था कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किस विराम चिन्ह को पाद चिन्ह कहा है, तो स्रोत के साथ में पूछ सकता है वो। पर आरपीसी ने अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया है, तो हम इसके साथ नहीं चलेंगे। समझ आ रही मेरी बात? आ रही है? ठीक है, तो आप ये रखना। अब जो विद्यार्थी नए हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूं, और जो पुराने हैं थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। मतलब जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बिल्कुल नए हैं, मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। शुरुआती आप जानते हो, शुरुआत में 10-15-20 मिनट आपको थोड़ा भारी लगेगा, बाद में कक्षा लैब में आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कक्षा खत्म हो उसमें देखना संधि आपकी मुख्य जवानी पर होगी। अभी शुरुआत करते हैं कि परिभाषा हो गई। अब संधि के प्रकार में जाते हैं, तो प्रकार से प्रश्न शायद करेगा। प्रकार कितने हैं? 3 है। एक पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। यह केवल आपकी जानकारी के लिए है, कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम स्वर संधि में। अब आते हैं स्वर संधि में। स्वर संधि की परिभाषा भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, सीधा इतना ही पढ़ना। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। जो परीक्षा में पढ़ना है इसे बार कोशिश करूंगा नहीं जाने दूंगा। मतलब सर ने मुझे एक बात बोली थी, मैं इसको घुमा सकता हूँ क्या? इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या? देखिए 5 प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे इसका कोई क्रम तो नहीं है, क्रम में क्या कि विद्वान थोड़ा विरोध कर देते हैं, पर यदि हम अध्ययन सुविधा की दृष्टि देकर मुझे सिद्ध करने का बोले तो यही क्रम होता है। पहला दीर्घ संधि, क्रम ध्यान रखिएगा, आगे दिक्कत नहीं होगी संधि में। दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, और 5वां प्रकार है स्वर संधि का अयादि संधि। अयादि संधि। अब इसमें आपको पहला, अच्छा, स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए स्वर संधि किसमें हो सकती है, ये आप जानकारी लीजिए। स्वर संधि केवल स्वर में होती है, स्वर के अतिरिक्त किसी और में नहीं होती है, तो स्वर की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको स्वर की जानकारी नहीं है कि स्वर कौन से होते हैं? सबको जानकारी है, तो मैं सीधा संक्षिप्त हूं। ये जो लिखे हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये स्वर है। इसके बाद स्वर नहीं, इसके बाद व्यंजन है। व्यंजन को मैं थोड़ा संक्षिप्त नहीं लूंगा, व्यंजन ही सब कुछ है। व्यंजन पूरी संधि में यदि रुकावट उत्पन्न करेगा तो व्यंजन की जानकारी नहीं होगी तो हो सकती है, तो व्यंजन की जानकारी नहीं होगी तो हो सकती है। व्यंजन की जानकारी ठीक से रखिएगा, क्योंकि स्वर संधि में काम नहीं आएंगे। व्यंजन और विसर्ग पूरी संधि व्यंजन पर चलने वाली होगी, चलोगी व्यंजन पर चलने वाली नहीं होगी। स्वर संधि में आपको व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है, व्यंजन से कोई लेना नहीं है, भूल जाइए उसका। व्यंजन काम आएंगे व्यंजन और विसर्ग संधि में। बिना व्यंजन के, बिना स्वर व्यंजन के व्यंजन और विसर्ग नहीं हो सकती, बिना व्यंजन के स्वर संधि पूरी पढ़ सकते हैं, हम पूरी पढ़ सकते हैं। तो देखिए स्वर संधि का पहला प्रकार है वह है दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसकी। दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, गुण की भी। तीसरी वृद्धि संधि है, इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है। आरपीसी प्रश्न कर रखा पीछे दीर्घ गुण कथन के साथ पीछे प्रश्न कर चुकी है आरपीसी, तो कथन ठीक समझ लीजिए, कथन का प्रश्न कैसा आएगा। हमें प्रश्नों को हल करना है, यहाँ पर प्रश्नों के अनुसार पढ़ना है। मैं पूरा तथ्य वैसे नहीं पढ़ा हूं, आपके पास समय भी नहीं है। यण संधि, इससे अभी तक तथ्य का प्रश्न है, लेकिन 5वां है अयादि संधि। इस अयादि संधि की परिभाषा से अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न कर चुका है कथन के साथ में। अधीनस्थ बोर्ड तो आरपीसी मान कर चलिए, जैसा आरपीसी कहती है वैसा अधीनस्थ बोर्ड करता है। अधीनस्थ बोर्ड में कोई विवाद होता है तो कोर्ट क्या बोलता है? आरपीसी पूछ लो। अधीनस्थ बोर्ड के परीक्षा जा रहे हो ना, तो आरपीसी की आपने तैयारी कर रखी है, अधीनस्थ बोर्ड को दिक्कत नहीं है। आखिर में कोर्ट भी बोलता है आरपीसी पूछ लो आप। राजस्थान में आरपीसी है, अधीनस्थ बोर्ड खुद भी उस पर डिपेंड होता है जब कोई विवाद बचता है। तो परिभाषाएं किस तरह से पूछी जाती है ये ध्यान रखिएगा। परिभाषा पूछने के नया पैटर्न शुरू हुआ है, और वो है कथन वाला। आपको 4 कथन देते हैं, या तो सत्य पूछते हैं या असत्य पूछते हैं आपसे। ये कथन पूछता है, कथन का मतलब है कि वो परिभाषा ही होती है उसमें अंदर। जो दीर्घ संधि है इसमें कथन कैसे बनता है ये देखिए। पहला, ये नया शब्द आपके लिए, श्रवण स्वर। देखिए
श्रवण स्वरों में विकार होता है। श्रवण स्वरों में विकार होता है। किस संधि में? किस संधि में होता है? दीर्घ संधि में, स्वर संधि में नहीं होता है श्रवण स्वरों का। नीचे पढ़ूंगा वापस। स्वर संधि में स्वरों में विकार उत्पन्न होता है। श्रवण स्वरों में विकार केवल स्वर संधि, केवल दीर्घ संधि में होता है। अब देखिए श्रवण स्वर कौन से हैं। श्रवण से प्रश्न नहीं आएगा, वर्ण को टच भी नहीं करना। अब आपका समय नहीं है, वर्णमाला आपने पढ़ ली, डायरी में पढ़ी है, कोई मतलब नहीं है। वर्णमाला का प्रश्न कभी आरपीसी नहीं करेगी ऐसे ही भर्ती में, क्योंकि वर्णमाला के पाठ्यक्रम में नहीं है। यदि 2011 वाला प्रश्न पत्र पढ़ोगे आप तो उसमें वर्णमाला के प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि 2011 में वर्णमाला का प्रश्न आ गया, इस बार आ सकता है क्या? नहीं, 2011 के पाठ्यक्रम में वर्णमाला थी, पहले कई वर्णमाला की थी। 2016 में भर्ती आई थी, ठीक है, उसने वर्णमाला टॉपिक हटा दिया था, तो अब वर्णमाला के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो वर्णमाला भले दी गई किसी पुरानी मतलब पिछली भर्ती में, अब नहीं है। श्रवण ये होते हैं, जैसे अ और आ ये श्रवण है, समान वाले ई श्रवण है, उ और उ ये श्रवण है। सारी संधि में कथन जरूरी है जानना। और जिसे आप बोलते हैं समान स्वर, देखिए दूसरा ये प्रश्न कर सकता है आपके सामने, समान स्वरों में विकार। दो ध्यान रखना, दीर्घ संधि में समान स्वरों में विकार होता है या फिर श्रवण स्वरों में विकार होता है। श्रवण का मतलब होता है समान जाति, वर्ण यानी जाति, स यानी समान, समान जाति, समान जाति वाले ये है तीन। एक और है, कौन सा? ऋभि है, ये श्रवण स्वर हिंदी में। और इनके अलावा कोई विकार होगा वो किस में आ जाएगा? वो आएगा अश्रवण स्वर में आएगा। अब अश्रवण स्वर को पढ़ना जरूरी है। अश्रवण स्वर देखिए, एक अ के साथ में, देखिए अ के सामने अब अ आए, चाहे आ कोई आए, अ के सामने अ आए, ठीक है, आ के सामने आ आए, अ के सामने आए या आ के सामने आए, हम कहते हैं श्रवण होगा। और या आ में से कोई आमने सामने आए, मतलब सामने आए, सब क्या होंगे? श्रवण में। अश्रवण का मतलब है कि अ के सामने अ नहीं आना चाहिए, वो सारे अश्रवण में आ जाएंगे। देखिए अ के सामने ई आए, अ के सामने उ आए और ई के सामने उ आ जाए, ये तो है। अब उ के सामने अ आ जाए, भाई ई के सामने आ गया, अब ई के सामने वापस अ आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब अश्रवण चलेंगे। बिन जिसे बोलते हो अश्रवण का मतलब जाएगा, अब बोलते हो बिन स्वर। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए मतलब बिन जाति के स्वर को हम ये कहते हैं। गुण संधि में अश्रवण स्वरों में विकार होता है, वृद्धि में भी अश्रवण स्वरों में विकार होता है, यण में भी अश्रवण स्वरों में विकार होता है, यदि में भी अश्रवण स्वरों में विकार होता है। इसका मतलब आपको दो बात ध्यान रखनी है, पहली और दूसरी। अब वास्तव में यदि बिन की बात लेते हो तो बिन हम यहां लेते हैं, बिन कहां लेते हैं? यण और अयदि में लेते हैं कि ई छोटी या बड़ी के सामने, ई और ऊ के सामने बिन आए तो ये प्रश्न होता है। ऐसे हम बिन स्वर कहीं भी हो सकता है, यहां भी बिन स्वर ही होगा। अश्रवणी क्या होता है? बिन होता है। तो परिभाषाएं पूरी विस्तृत नहीं पूछी गई है, मतलब तथ्य नहीं बताए गए हैं, सीधा परिभाषा लिख दिया, वही मान के चले हम। तो अश्रवण आए चाहे बिन आए, दीर्घ को छोड़कर सब में ये नियम लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब परीक्षक यहाँ से जो कथन बनाएगा वो तीन से बनाएगा, एक दीर्घ से बनाता है, दूसरा गुण से बनाता है और तीसरा यण से बनाता है। या तो वो बनाता ही है, पर अधनिष्ठ ने जो कथन बनाया था वो कहां से बनाया था? कहां से बनाया था? अयदि संधि से बनाया था उसने, कि अयदि संधि में अश्रवण स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसने बिल्कुल कथन उसका सही था। तो श्रवण और अश्रवण परिभाषाएं यहां पूरी हो गई है। दीर्घ संधि में श्रवण स्वर का विकार होता है या समान स्वरों का, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, स्पष्ट ध्यान रखना। एक संधि दीर्घ, श्रवण स्वर, दीर्घ को छोड़कर सारे अश्रवण या बिन स्वर, दीर्घ में समान स्वर क्या जाएगा, ये याद रख लोगे, याद रख लोगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार क्या याद रखना है? एक अर्थ, कोई बात नहीं, पूछे नहीं पूछे, परिभाषा आपको बता दी, परिभाषा में परिवर्तन नहीं है, केवल दो वर्णों या अक्षरों का विकार। अब चालाकी ये कर सकता है कि हिंदी के अच्छे मतलब क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग कर सकता है, क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग कर सकता है। क्लिष्ट का मतलब है सामान्य विद्यार्थी की मतलब कौन से बात हो जाता है, थोड़ा मतलब जो बोलता है क्लिष्ट मतलब पर्यावरण शब्द देगा आपको, जटिल से पकड़ा देगा। ऐसा आरपीसी नहीं करती, उत्तर प्रदेश बोर्ड होता है ना, वो तो कर देगा, वो तो करता ही है, आरपीसी कमी करती है। तो 5 प्रकार हो गए, किसके किसको गए? संधि के। अब आपको याद क्या रखना है? एक बिंदु आपको याद रखना है। अभी हो सकता है कि आधे विद्यार्थियों को ये पता नहीं चलता है कि क्लास में हो क्या रहा है। ऐसा चल रहा है? ये बिल्कुल चल रहा है, मुझे पता अच्छी तरह से। 10 मिनट बाद में आपको समझ आएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे, लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है। कितने ऐसे कितने लग रहा है कि क्या चल रहा है अभी, बताइए होंगे। हम सीधी थोड़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। पहला बिंदु है दीर्घ संधि, बहुत आसान से संधि है, आपको याद क्या रखना ये देख लीजिए आप। जहां से विच्छेद हो वहां पर आ की मात्रा होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, संधि में स्वर कहीं काम नहीं आते हैं, स्वर संधि में स्वर कहीं काम नहीं आएंगे, फिर काम क्या आएगी? काम आएगी मात्रा, काम क्या आएगी? मात्रा काम आएगी। यदि आपने मात्रा नहीं पढ़ी है तो ठीक से मात्राएं पढ़ लेना, मात्रा भूल गए तो फिर स्वर संधि में याद रखने कोई इलाज नहीं है। देखिए ये आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आ की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ये छोटे की मात्रा है, बड़े की मात्रा है, री की मात्रा है, ये ऊपर एक मात्रा ए की, आई की मात्रा 2 होती है, ओ की मात्रा ये हो गई, और ये ओ की और ये औ की। महत्वपूर्ण है, मैं लिख देता हूँ, इंपोर्टेंट लिखते हैं, ठीक है, ये मात्रा आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। कई बार क्या बोल जाते हैं
दीर्घ संधि का मतलब है कि जहां से विच्छेद हो, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और री की मात्रा। री की मात्रा आती है जहां से विच्छेद हो वहां पर संधि कौन सी होती है? दीर्घ होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। विच्छेद में क्या आता है? देखिए विच्छेद में क्या आता है ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो आएगा, संधि अभी पूरी नहीं होगी आपकी, आज संधि पूरी होगी, कल उपसर्ग होगा। अभ्यास हम करेंगे उपसर्ग के साथ में, तो उपसर्ग भी पूरा संधि पर चलने वाला है। दोनों चीजें साथ चलेगी तो कल आपको एहसास होगा, कल की पहली कक्षा में, ठीक है, आप बोलेंगे हाँ अब मेरा ठीक है विषय, कि जब तक उपसर्ग में विद्यार्थी पकड़ नहीं होती है तब तक मैं संधि पर विश्वास नहीं करता हूँ। उपसर्ग भी तो है वो आगे, आपको रिकॉर्ड ओपन कर सकता आपके लिए। देखिए यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि विच्छेद होगा तो अ या आ के सामने अ या आ में से कुछ मिल सकता है। यहाँ पर ई छोटी या बड़ी में से ई छोटी या बड़ी, यहाँ पर ऊ छोटा या बड़ा हो, सामने ऊ छोटा या बड़ा आता है, और री के सामने क्या आती है? दोनों तरफ री आती है। देखिए यहाँ पर दीर्घ रूप बनता है इनका, पर इसका दीर्घ रूप नहीं बनता है। ये आपको नीचे वाला पंक्ति याद नहीं रखनी है, अपना स्वतः आपको याद है। आपने 10वीं परीक्षा पास करी है ना, तो आप विच्छेद करोगे स्वतः निकाल लोगे आप, आपको चिंता करने आवश्यकता नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है, ये ध्यान रखना है जहां से विच्छेद हो, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और री की मात्रा, जहां से विच्छेद हो वहां पर संधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, दो उदाहरण ले रहा हूं, ज्यादा उदाहरण की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिखा हिमालय। अब महत्वपूर्ण यह है, आपको यह सीखना है संधि, पूरी संधि में कि विच्छेद कहां से होता है। विच्छेद के लिए आपको पूरा शब्द बोलना पड़ेगा, पूरा शब्द बोल दीजिए हिमालय, और आप दूसरे पद को निकालिए। पहले पद में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, पहला पद क्या आ रहा है हमें से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है दूसरे पद से, कि दूसरा पद आप पकड़ लोगे। पहला पद तो क्या बदलता है? वैसे हकीकत में होता है कि परिवर्तन होता है वो धन के पहले होता है, धन के बाद में सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन धन के बाद नहीं होता है तो वो बिना बदला हुआ है, और बिना बदला हम उसको पकड़ सकते हैं कि भैया ये बदला हुआ नहीं, ये बदला हुआ है, तो इसको अलग कर देते हैं। तो दूसरा पद अपना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ध्वनि आप निकाल लोगे। आले दूसरा जो हो रहा है पीछे देखिए, यहाँ से हो रहा है आ की मात्रा, संधि कौन सी होगी? संधि कौन सी होगी बताइए? दीर्घ संधि होगी। एक शब्द लिखा मैं यहाँ पर अक्षांश, एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर अक्षांश। अक्षांश दूसरा पद कौन सा है? अंश। विच्छेद कहां से हो रहा है? यहाँ से आ की मात्रा, संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। अब ये पता है हिमालय में क्या होता है? हिमदन आलय होता है। अक्षांश क्या होता है? अस्तन अंश होता है। फिर दीर्घ संधि आते हैं तो देखिए हरीश, एक शब्द है महिष, या मैं लिख देता हूं महेंद्र, लिख देता हूं महेंद्र। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, आप देखना आपकी जो शंका है उसे दूर करते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं सर ये न सही है, या महेंद्र में जो ये बिंदी आती है ये सही है। भैया ये दोनों ही सही है, जैसा परीक्षक आपको देता है वैसा करना है। पेपर बनाने वाला तय करेगा सही कौन सा है, मैं तय थोड़ी करूंगा, ना तय करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यदि पंचम को बिंदी के साथ प्रयोग करता है तो आपको बिंदी लिखनी है वहां पर। यदि पांचवें को लिखता है पंचम का प्रयोग करता है तो पंचम का प्रयोग करिए, दोनों ही सही है, गलत नहीं हो सकता कुछ भी यहाँ पर। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है ये तथ्य, देखिए तथ्यों के अभाव से फैला है, आपको बता दिया कि दोनों सही है, दोनों ही है। दूसरा पद हरीश में ईस है, विच्छेद यहां से हो रहा है, बड़ी की मात्रा, संधि दीर्घ होगी। ठीक है, अब देखिए बड़ी की मात्रा का विच्छेद होता है तो दोनों तरफ ई आती है, इसको ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से एक शब्द है, दो शब्द जो आपको फंसा सकते हैं, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हरीश में क्या होगा? हरी और दूसरा ईस होगा। अब कईयों को लग रहा है कि मात्रा छोटी का होती है बड़ी का होती है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। अभी तरीका थोड़ा सा बदला है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक हमें पढ़ना होगा। महेंद्र में क्या होगा? अधिकतर विद्यार्थी, मतलब अब तो नहीं करते हैं, साल 2-3 साल पहले की बात है, इस पिछले ऐसे की भर्ती है, उसमें अधिकतर विद्यार्थी महाधन है। देखिए महिष का विच्छेद पूछते तो महाधन ईस कर देते, महेंद्र का पूछते महाधन इंद्र कर देते। यह तथ्य आपको जानकारी में होना चाहिए कि महेंद्र का विच्छेद होगा महीधन इंद्र होगा। अब ये दे दिया इसने तो इसका ऐसा कर दीजिए महीधन इंद्र। मही आ जाए तो मही आएगा वापस, मही यानी धरती, महेंद्र यानी राजा, मही से राजा होते हैं, राजा का प्रयोग है। और यही बात किसमें काम आती है? महिष में आती है। ठीक है, महीधन ईस, और यही बात है। हाँ, अब महेश में तो दिक्कत नहीं, महेश पूछे तो क्या करोगे? महाधन ईस करोगे। संधि में दिक्कत नहीं करेगा, ये विच्छेद में करवा देगा आपसे, क्यों आप उसमें घबराए रहेंगे परीक्षा में, 10-20% होती है। ठीक है, ये नेचुरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा परीक्षा जाओ तो धैर्य से जाना। पिछली बार एक बार मेरे साथ हुआ था, परीक्षा में परीक्षा देने गया था, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हिंदी का ही पेपर था, मैं क्या पानी पी करने गया था, और मुझे तो पढ़ने बैठा तो मेरे पास बोतल होनी चाहिए, गिलास होनी चाहिए। और परीक्षा में कौन देता है क्या? नहीं है। तो आधे घंटे बाद प्यास लगी, मुझे तो पानी पीना था। वहां जो जिसकी ड्यूटी थी वो मेरा स्टूडेंट ही था। मैं सर क्या मैंने पानी बोला, सर 1 घंटे नहीं कर सकता। मैंने कहा यार प्यास लगी है, उसमें ठीक है सर जवाब। मैं गया, क्या नहीं है, तो आधे घंटे बाद प्यास लगी, मुझे तो पानी पीना था। वहां जो जिसकी ड्यूटी थी वो मेरा स्टूडेंट ही था। मैं सर क्या मैंने पानी बोला, सर 1 घंटे पहले नहीं कर सकता आप। मैंने कहा यार प्यास लगी है, उसमें ठीक है सर जवाब। मैं गया बाहर और पैर फिसला सीधा। आप सोच सकते हैं कि उसमें क्या स्थिति होती है व्यक्ति की। अपने दर्द को संभाले या मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करे। आधा घंटा खराब हुआ था उसमें, आधा घंटा बराबर। ऐसा कभी मत करना, परीक्षा हॉल में चले गए तो परीक्षा हॉल से बाहर मत निकलना। दुर्घटना क्या हो जाती है पता नहीं चलता है। वो तो मैं था संभल गया, तो दूसरा होता ना तो आधे घंटे लेकर बैठता पैर को, पैर मोचार की थी। तो ऐसी स्थिति नहीं होती है, घबराहट कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं ऊ में।
हैं वो मैं 2-4 शब्द जो आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, बाकी आपको पता है। एक शब्द जैसे मान लीजिए हमने सिंधुर्जा, दूसरा पद ऊर्जा है, विच्छेद हो रहा, वहां पर ऊ की मात्रा है तो संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और विच्छेद में क्या आएगा? सिंधु। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। परीक्षक यह प्रश्न करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो सिंधु मत करिएगा, यह समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु या ऊर्जा आएगा या नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है दीर्घ संधि में, जैसे लघुत्तर लिखा इसने और एक लिखता है लघुत्तम, इन दो शब्दों देखिएगा। दूसरा पद उत्तर है और यहाँ उत्तम है, विच्छेद हो रहा वहां पर बड़ा हुआ है, संधि दीर्घ होती है, विच्छेद आएगा यहाँ पर लघु और यहाँ जाएगा उत्तर और यहाँ आएगा लघु और उत्तम। अब आपको ध्यान क्या रखना है? अब एक दूसरे विषय के साथ आपको संबंध करना होगा। विकल्प जब बनाया जाता है, प्रश्न पत्र बनता है, जब विकल्प बनते हैं केवल एक विषय को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जाता है, हो सकता है उसके साथ में कुछ और विषय को ध्यान रख सकता हो। जैसे मान दीर्घ संधि से जिसको प्रश्न उठाना होता है, आप पढ़ गए लघुत्तर लघुत्तम, ठीक है, और वो आपको ये पकड़ा देगा, वो छोटा कर देगा, तर कर देगा, वो छोटा कर देगा और कम कर देगा। जो रट कर जाते हैं उनके लिए बड़ी दुविधा ये है कि मैं रट लूंगा, विशेष आगे रट लूंगा, कितने रटोगे आप? तो आप देखना, आपको जहां से विच्छेद हो वहां पर बड़ा ऊ हो तभी क्या हो सकती है, तभी क्या हो सकती है? दीर्घ संधि हो सकती है। छोटा ऊ मिल जाए, चाहे भले टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी, तो आपको क्या करना? टाइपिंग मिस्टेक करेगा तो रीड करना पड़ेगा प्रश्न को। परीक्षा में ऐसी कोई नहीं होता है, एक मात्रा की भी गलती आ गई हिंदी में, उसको सुधारने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, को सीधा प्रश्न रीड करना पड़ेगा कि आपने मात्रा की त्रुटि की है, आप इससे हटाइए, यहाँ से वो हटा देगी, बिना हटा देगी, लेकिन ऐसी त्रुटि नहीं की जाती है। अब लघुत्तर में क्या आएगा? देखिए पहला पर तो यहाँ पर लघु है, दूसरा यहाँ पर तर है, उत्तर नहीं। अब यहाँ पर क्या है? उत्तर कब होगा? जब वो होगा बड़ा, दीर्घ संधि होगी तब उत्तर होगा। और इसमें भी क्या है? इसमें भी लघु के साथ में कम है। बाकी आपको कहीं से प्रश्न बनाएगा दीर्घ संधि में ऊ की मात्रा से, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत केवल इन दो पद में आ सकती है। अब जो नीचे वाले ये दो पद हैं, ये संधि के नहीं है, ना तो संधि के ना उपसर्ग है, ये दोनों प्रत्यय है, ये दोनों क्या है? प्रत्यय। अब आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है, तो ध्यान रखना लघुत्तर मिल जाए, लघुत्तम मिल जाए तो ये संधि का उदाहरण नहीं है। लघुत्तर और लघुत्तम में ये संधि के उदाहरण होंगे। वो बड़ा हो संधि उदाहरण है, वो छोटा है संधि उदाहरण नहीं हो। एक तरीका और है, वो बड़ा है तो सामने दो त है। अब परीक्षा में आपको उत्तर में त है वो इस रूप में मिल सकता है, इस रूप में आपको मिल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से मानकीकरण का प्रयोग आरपीसी नहीं करती है। देवनागरी और हिंदी पद्धति का जो मानकीकरण है उसका प्रयोग आरपीसी नहीं करती है, बहुत कुछ छूट है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कोई लेता भी नहीं है। तो ये इस तरह से मिले तो देख लेना। अब रही बात इस री की, ये री आती है, री को भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन जहां से विच्छेद हो वही आती संधि कौन सी होती है? दीर्घ होती है। ये दीर्घ संधि में आपको जानकारी रखनी है, सबसे विस्तृत संधि में आती है, सबसे विस्तृत आती है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी दीर्घ पूरी नहीं हुई है, आपके मन में कोई शंका वाले प्रश्न अभी पूरे नहीं हुए। दूसरी संधि आते हैं गुण में, गुण संधि। एक मिनट रुकिए, मुझे दीर्घ संधि वापस आना पड़ेगा। दीर्घ संधि में एक शब्द और है जो आपके लिए रुकावट उत्पन्न कर सकता है, तो नोट लिख रहा हूं, इसे अलग से याद कर लेना। जहां से विच्छेद हो बड़ी की मात्रा संधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? दीर्घ संधि। आंख बंद करके लगा देना, प्रश्न का ये टिक लगा देना, बस एक शब्द को छोड़ देना। किसको? गवीस को। इसमें दूसरा पद इस है, इस एक शब्द को छोड़ देना, बाकी जहां से विच्छेद हो बड़ी की मात्रा में संधि कौन सी लगा देना? कौन सी करोगे? कौन सी करोगे? दीर्घ संधि करोगे, एक इसको छोड़। इस गवीस में संधि होती है, देखिए गो धने ईस, अयादी संधि है। अब याद रख लीजिए अयादी संधि। अब आपको यह पता करना है कि वास्तव में संधि में दिक्कत कहां आती है। दिक्कत पहले आती है यहां पर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात आपको, एक नोट आपको और याद रखना है, देखिए गवीस मिले चाहे गवीश्वर मिले, रुको रुको, गवीस मिले चाहे गवीश्वर मिले, इसमें क्या आएगा? गोधन ईश्वर, दोनों ही अयादी संधि के उदाहरण है। दोनों किसके? अयादी संधि के। भाई दोनों में दूसरा पद देखिए ईस है, यहां भी ईश्वर है, सुनारी बात भाई, यहां भी ईस है, यहां भी ईश्वर है। और मान लीजिए एक पद लिखा मैंने नारीश्वर, अब नारीश्वर में कौन सा है? ईश्वर है, तो विच्छेद हो रहा है, बड़ी की मात्रा संधि कौन सी होती है? दीर्घ होती है। यहां बड़ी की मात्रा संधि कौन सी होती है? अयादी होती है। तो इन दो पदों को छोड़कर जितने पद मिलते हैं सब में क्या लगा दीजिए? दीर्घ संधि। ये दो पद मिलते हैं, कौन सी करेंगे आप? कौन सी करेंगे? अयादी। ये आपके दीर्घ संधि में कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत आपको और हो सकती है, और वो है देखिए वागीश। एक दिक्कत और है किसकी? वागीश। अब वागीश मिले या मिले वागीश्वर, वागीश करोगे तो विच्छेद होगा वाक धन ईश, और वागीश्वर का होगा वाक धन ईश्वर, वाक धन ईश्वर। और ये दोनों किसके उदाहरण है? ये दोनों है व्यंजन संधि के उदाहरण है। ये किसके हैं? व्यंजन संधि। मैं इतना याद रखता हूं, बाकी मैं कुछ भी याद नहीं रखता हूं, ध्यान रखिएगा। अब आपको सोचता है इसको इतनी याद क्यों रहती है? क्योंकि पैर उठा के पढ़ा है, जहां भी तुलना हुई उस विषय को तुलना के साथ पढ़ा है, कौन सा किसमें आ रहा है सब कुछ साथ करके याद रखते हैं। इतना याद रख लीजिए आप, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसमें? दीर्घ संधि में। फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। अब आपको ये दो नोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में ये मात्रा वाला तरीका महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, अब ये हो रहा है। इतने सुस्त कैसे बैठे, मतलब इतने डरिए मत यार, डरिए मत। इतने होगा 10 दिन मुझे नींद लेनी पड़ेगी, यही होगा, ऐसा नहीं होगा।
आप मत रहिए, मैं वैसे ही नींद लेता हूँ अभी। जब तक ऐसे की परीक्षा नहीं होगी ना, मुझे नींद लेने देंगे भी नहीं। मेरे 3-4 दोस्त हैं, वो मेरे साथ में ही रहते हैं, वो आने वाले आजकल में। अब उनको पढ़ाओ, यहाँ जाने के बाद उनको पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ, आपको पढ़ाओ। तो कहने का मतलब है कि जो भी होगा आपको सब कुछ सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, कम से कम इतनी चीज याद रखिए। तो दीर्घ में ये सब याद रख लोगे। गवी संधि कौन सी है? अयदि। बाकी संधि कौन सी है? व्यंजन। बाकी जांच से तो एक ही मात्र संधि कौन सी है? दीर्घ है। अब गुण संधि में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ज्यादा नहीं है गुण में, एक या दो बात ध्यान रखनी होगी कि जांच से विच्छेद को ऊपर की ओर एक मात्रा मिले, संधि कौन सी? बताइए, बोल तो लीजिए आप, जब तक नहीं बोलोगे ना। हाँ, सीताराम चतुर्वेदी साहब एक भाषाविद हुए हैं, भाषाविद हैं, उन्होंने कहा है यदि इस संसार में भाषा नहीं होती तो मनुष्य गूंगों की विराट बस्ती होता। कोई नहीं पूछने वाला था मनुष्य को। तो हम गूंगे तो नहीं है, बोलते हैं सब कि बोलने वालों को ही ऐसे बनाया जाएगा, ये भी है। दूसरी बात जा सकते हो, ऐसे में बोलना होना चाहिए। देखिए जांच से विच्छेद तो वहां पर ऊपर एक मात्रा हो, विशेष रूप से ध्यान रखिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो यहाँ फंस जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक मिलते हैं, शॉर्ट ट्रिक में दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पर होगी। इसका विच्छेद होगा तो देखिए अ या आ के सामने ई छोटी या बड़ी होती है, अ या आ के सामने ऊ छोटा या बड़ा होता है, यही है। अब एक जांच से विच्छेद हो, ऊपर की ओर रेप मिले, संधि होती है गुण, ठीक है, पर संधि विसर्ग भी होती है, इसलिए मैं इस रेप को यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगा, या मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा इसको यहाँ पर, क्योंकि गुण तो कम होते हैं, विसर्ग ज्यादा होती है। अब जांच से विच्छेद हो, वहां पर विच्छेद, देखिए जांच से विच्छेद हो, वहां पर ओ गुण में भी आता है और ओ विसर्ग भी आता है। तो विसर्ग जाएंगे तब इस गुण की तुलना करूंगा आपस में जाकर, तब आपको समझ आएगा कि ये ओ मिला है, ये विसर्ग है, ये ओ मिला, ये मतलब गुण है। विसर्ग पढ़ेंगे तभी गुण ठीक समझ आएगी आपके। अभी हो सकता नहीं आए, पूरी नहीं आए, पूरी संधि को लेकर गुण तो आ जाएगी आपको। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा गणेश शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पर महेश शब्द लिखा है, यहाँ पर यतेश शब्द लिखा है, संधि कौन सी है? गुण होगी। दूसरा पद इस इष्ट, विच्छेद हो रहा है, वहां पर एक मात्रा, संधि गुण होती है। विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा गण धन इस। अब महेश का क्या होता है? माधन इस स्टार लगा देना। यथेष्ट का यथाधन इष्ट होता है। वो कब आएगा? सब याद रखिए छोटे, ठीक है, एक एक दो। जैसे परोपकार, दूसरा पद उपकार, विच्छेद हो रहा है, यहां से ऊपर एक मात्रा, संधि गुण। एक और याद रखिए नवोदय, विच्छेद कहां हो रहा है? यहां से ऊपर एक मात्रा, संधि गुण है। इसका क्या आएगा? परधन उपकार, कोई गलत नहीं करेगा। और इसका नवोदन उदय, ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे? ठीक। अब आपको नोट ध्यान रखने हैं। नोट का मतलब ये अपवाद है किसके? गुण संधि के। ये जो सब नीचे मिल रहे हैं, आरपीसी की दृष्टि से गुण संधि के सबसे महत्वपूर्ण यही है जो नीचे आ रहे हैं, ये वाले। कौन बताऊं? थोड़ा सा मतलब से एक आरपीसी सदस्य थे अजमेर में, मेरी मुलाकात हुई थी, कोई अधिकारी थे उनके, वहां पर मैं गया था, तो वो बैठे थे वहां पर। तो परिचय मतलब पूछा क्या करते हो? मैं कहा सर मैं तो पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो? हिंदी पढ़ाता हूँ। चलिए बताइए प्रोड में संधि कौन सी है? उनका सीधा शब्द यही था कि प्रोड में संधि कौन सी है। मैंने कहा सर गुण संधि है। अरे वाह क्या बात है, आपको अच्छी जानकारी है। उस दिन मुझे समझ आई थी, मैंने कहा आरपीसी कैसे, मतलब आरपीसी में जो विद्वान बैठे हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, समझ आ रही मेरी बात? मैंने खूब चर्चा की थी, पर खूब चर्चा जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन उनका पहला प्रश्न क्या था? प्रोड में संधि कौन सी है? मैंने कहा सर गुण। क्या बात है, अच्छी जानकारी आपको। मतलब इसका मतलब जानते हो कि वो क्या प्रश्न करना चाहते हैं? तो मेरे को बोला, मैंने कहा सर ये तो हर विद्यार्थी को पता, आजकल कट के बैठे हुए हैं। बोला बात तो सही है यार। मैंने कहा सर आपके आरपीसी प्रश्न हर बार आता है भर्ती में, प्रोड तो पूछती आरपीसी। बोला अच्छा कहाँ? तो अब आजकल प्रोड आना कम हो गया है, पर आता है, ऐसे मिल जाएगा आपको, मान कर चलिए। तो आरपीसी पता है कि क्या करती है, कैसे प्रश्न किए गए हैं। अब नया बना ले मान लीजिए, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन कर सकती है आरपीसी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऊपर वाला एक मात्रा है, नीचे वाला अपवाद है। इनको देखिए, पहला यदि आपको प्रोड मिल जाए तो संधि कौन सी करेंगे आप? कौन सी करेंगे? गुण संधि। यहाँ का प्रयत्न उड प्रोड। यहाँ का प्रयत्न है। अब देखिए ये जो नुक्ता है, नीचे बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता आए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तत्सम शब्द में नुक्ता नहीं होता है, पर जो हिंदी में व्यवहारिक आ गया कोई शब्द, हिंदी के व्यवहार में आ गया, वह नुक्ता का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही वो तत्सम हो। एक और यहाँ पर प्रो हो, देखिए यहाँ पर प्रयत्न है, हुआ होगा। ये भी संधि कौन सी है? गुण संधि है। गुण संधि पूरी आपके सामने आ रही है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक शब्द है अक्षोहिणी। ये तीन शब्द मैंने आपके पहले लिख दिए हैं, अक्षोहिणी। तो इसका विच्छेद होगा अक्षधन कोई नहीं। अब इस न पर मैं एक बार चर्चा करने वाला हूं कि न सही है या फिर न सही है। मुझे कल ही एक विद्यार्थी पूछा था कि सर ये न आएगा या फिर न आएगा, इसके बाद अभी बता रहा हूं, पहले उदाहरण लिखते हैं। इसके बाद में एक शब्द है यहाँ पर स्वेर, दो मात्रा, इसमें आएगा स्वेदन ईर। एक शब्द और है श्रेणी। अब इसको देखिए आप, बाजार की पुस्तकों के अनुसार यह है स्वधन ईरिणी।
बाजार की पुस्तकों के अनुसार इसमें स्वर है ईरणी, जबकि स्वर क्या है? पुल्लिंग है। और स्वेरिणी स्वर के साथ इन्हीं प्रत्यय लगने से बनता है, स्वर का स्त्रीलिंग है स्वेरिणी। जब कोई शब्द पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है तो वहां पर हम क्या मानते हैं? ये मानते हैं स्वर के साथ में यदि स्वेरिणी लोगे तो इसका विच्छेद ये होगा स्वेरधन। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर इनी आएगा, स्वेरिणी यहां पर इनी आएगा। अब कौन सा ये दे दिया इसने तो ये प्रत्यय का उदाहरण है, और इस तरह ये दिया तो ये किसका उदाहरण है? संधि का उदाहरण है। शब्दकोश के अनुसार यह सही है, बाजार की पुस्तकों के अनुसार यह सही है। कौन सा? ऊपर वाला। दोनों ही आपके सामने रख दिए गए हैं, अब आपको तय करना है कि विकल्प क्या पूछे गए हैं। कई बार क्या होता है कि सारे विकल्प सही हो तो इसको गलत मान लेना, 3 में से 4 में से इसको छोड़कर कोई और गलत हो तो उसको सही मान लेना। ये आपको परीक्षा कक्ष में ही पता चलेगा कि परीक्षा की मानसिकता क्या, वो कहां से प्रश्न कर रहा है। मैं यहां से तय करके नहीं दे सकता आपको कि एक ही शब्द के बारे में 2 विचार प्रकट किए गए और मुझे बोले क्या होगा तो मैं नीचे वाले को ही करूंगा। कि स्वर का जब स्त्रीलिंग स्वेरिणी होता है तो स्वर के साथ इनी आएगा प्रत्यय, ऊपर णी आया है नीचे नी आया है। अब देखिए र यदि पहले है तो बाद में न आता है, र यदि बाद में है तो बाद में न ही आएगा, वो र के प्रभाव से होता है, र के प्रभाव से होगा। ये प्रत्यय के पहले नियम विशेष रूप में पढ़ने वाले हैं। धन के पहले भी जैसे कि यहां पर न है, यहां पर न क्यों हुआ इसे एक बार देखते हैं, थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए जानना कि ये क्या है। हम जानते हैं कि री र या स इसके आगे न होता है तो इनमें से कोई आ जाए, इसके प्रभाव के कारण ये न किस में बदलता है? ऋण में बदलता है। अब मान लीजिए धन के पहले होना चाहिए, जैसे कि यहां लिखा मैंने अक्ष और सामने उहिनी है या उहिणी है, ये खुद शब्द कर लेगा, पूरे शब्द का विच्छेद कर लो, मतलब वर्ड विश्लेषण कर लीजिए तुरंत पता जाएगा। कैसे इसका करते हैं? देखिए अ और एक स किससे बना है? अक्षर बना है क स और अ से बना हुआ है, तो इस स के प्रभाव के कारण ये जो न किस बदलेगा? किस बदलेगा? ऋण में। और क्या बन जाएगा? बताइए क्या बनेगा? अक्ष। और जो दूसरा लिखा हमने स्वेरिणी लिखा है, और इसे मैंने आपको बोला कि यह स्वेदन ईरिनी ही रहेगा। अब यहां देखते हैं धन के पहले, धन के पहले की बात कर रहा है, यहां पर र है क्या? नहीं है। र कहां है? र बाद में ही है और शब्द के साथ जुड़ा हुआ विच्छेद नहीं है, तब ये क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। अब इसका विच्छेद करोगे तो देखिए ये आएगा ईर धन इनी, र पहले आ गया तो विच्छेद करते बाद में न हो जाएगा, ऋण किस बन जाएगा? न बन जाएगा। ये ध्यान रख सकते हो। तो ये जो लिखा ना ऋणी और नी, ऋणी लिखा यहाँ पर या नी लिखा है, इसको एक बार देख लेना, ये तथ्य बिल्कुल सही है और इसी पर आपको चलना है। ये तो गया गुण का। अभी गुण के अपवाद पूरे नहीं हुए, गुण के अपवाद में आपको थोड़ा सा आगे और बढ़ना होगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसी को साथ में लेता हूं, एक रुको 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 रुको। वृद्धि में देखिए, वृद्धि वाले में एक शब्द ध्यान रखना है और वह कौन सा है? ओदन है। फिर के बाद में क्या जाए? ओदन आ जाए। संधि कौन सी करोगे? गुण ही करोगे आप। कौन सी करोगे? नहीं माफ करिए, वृद्धि करोगे। जैसे देखिए 2 शब्द विशेष रूप से पूर्ति आरबीसी शुद्धोदन, तो आएगा शुद्धोदन ओदन, ठीक है। और एक लिख दिया मान लीजिए मैंने यहाँ पर तिलोदन, तो तिलोदन ओदन। धन के बाद यदि आपको ओदन मिल जाए, ठीक है, तो संधि एक बार वृद्धि करके आइएगा। ये भले यहाँ पर ओ आए, एक मात्रा होते हुए संधि कौन सी है? अरे रुको 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 रुको, ये गुण पूरी हो गई, वृद्धि है साथ में, ये गुण क्या हो गई है? पूरी हो गई। अब गुण में आपको एक नोट ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिए, एक में रुकिए, देखिए एक मात्रा गुण संधि होती है, 2 मात्रा के बाद भी क्या होती है? क्या होती है? गुण संधि। एक शब्द ध्यान रखिएगा, गवेषणा, जहां से विच्छेद हो रहा है वहां ऊपर मात्रा कितनी है? एक। फिर भी संधि गुण नहीं है, बल्कि इसमें संधि विच्छेद क्या होता है? गोधन है एसना, ये अयादि संधि का उदाहरण है। ये किसका है? अयादि संधि का उदाहरण है। तो जहां से विच्छेद हो, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा और री की मात्रा संधि दीर्घ होती है, ऊपर एक मात्रा संधि संधि गुण होती है। और जहां से विच्छेद हो, तीसरी संधि है वृद्धि संधि, जहां से विच्छेद हो वहां पर यदि 2 मात्रा मिल जाए, संधि कौन सी करोगे? कौन सी करोगे? वृद्धि संधि करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, यहां लिखा मैंने महेश्वरी है, पुत्रेष्णा, संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। देखिए यहां पर लिखा जलोषधि, परमोदारी है। दूसरा पद ऐश्वर्य, विच्छेद द्वारा मात्रा कितनी? 2, वृद्धि संधि। पुत्रेष्णा, विच्छेद द्वारा मात्रा कितनी? 2, संधि कौन सी? वृद्धि। औषधि, विच्छेद द्वारा मात्रा कितनी? विच्छेद द्वारा वहां पर मात्रा कितनी है? 2, संधि कौन सी? वृद्धि। परमोदारी, विच्छेद द्वारा मात्रा कितनी? 2, संधि कौन सी? वृद्धि। अब विच्छेद में क्या आएगा? कुछ भी याद मत रखिए, आराम से सही लेकर आ जाओगे, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? महाधन, बताइए ऐश्वर्य, यहां पर पुत्रधन, इसना जलोषधि में जलधन, औषधि में एक मात्रा आती है, ये ध्यान रखिएगा। शब्द शुद्धि में 2 वाले को गलत नहीं कर सकते हम और एक वाले को भी गलत नहीं कर सकते हम। देखिए औषधि शब्द के साथ अप्रत्यय लगता है तो बनता है औषध,
औसत में 2 मात्रा आती है, औषधि में औसत में औ आता है, औषधि में ओ आता है। आरपीसी कई बार हो चुकी है और जिनसे मेरा डिस्कस हुआ था उनके साथ में यह भी हुआ था, औषधि वाला भी। उसके बाद मैं तथ्य बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ लिया कि हाँ यही होगा, कि मानती यही है। जिनके साथ मेरी चर्चा हुई थी प्रोड वाले सब के साथ में, वहां पर ये भी हुई थी। जो भी मुझे लगा था मैंने सब किए थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, परम, और दूसरा क्या आएगा, औदार्य है। परमधन औदार्य, ये संधि कौन सी है, वृद्धि है। अब यहाँ पर आपको नोट ध्यान रखने हैं। देखिए यहाँ पर 2 नोट ध्यान रखने हैं आपको। दूसरा नोट अति महत्वपूर्ण होगा, जिसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। पहला जो नोट है वो महत्वपूर्ण आएगा, ऊपर वाले सामान्य में आते हैं। सुदोधन, सुदोधन और होता क्या, 2 मात्रा और तभी संधि वृद्धि होती है। पर इस समय संधि कौन सी है, 1 मात्रा होने के बाद भी संधि कौन सी है, कौन सी इसमें वृद्धि संधि है। एक देखिए या 2 शब्द और लिखता हूं, तिलोदन, तो यहां पर आएगा तिलदन ओदन, सुकोदन, सुकदन ओदन। 1 मात्रा होने के बाद भी संधि कौन सी है, वृद्धि। जैसे पीछे 2 मात्रा होने के बाद भी संधि गुणती, या 1 मात्रा होने के बाद भी वृद्धि है। अति महत्वपूर्ण यह है, ये कहता है कि अ या आ के सामने ओ, देखिए अ या आ के सामने यदि ओष्ठ शब्द आ जाए, ओष्ठ जिसे बोलिए या फिर आप ओष्ठीय बोलिए, ओष्ठीय आए तो ओ औ दोनों बनते हैं। ये कथन के साथ प्रश्न का शर्त आपके लिए इसलिए अति महत्वपूर्ण है, दोनों बनते हैं। और दोनों में संधि कौन सी होगी, संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी दोनों में। तो वृद्धि इस बार मैं अलग अलग ले रहा हूं, अलग इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक पेज एक संधि, एक पेज एक संधि। अब इतने चलने वाले हैं, एक पेज पढ़ लिया, एक संधि हो गई। तो मस्तिष्क कई बार चित्र बना लेता है, कई बार चित्र बना लेगा कि ये कहां लिखा हुआ था, वहां लिखा था, उसमें क्या थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो सही कर जाएंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है इसने, जैसे उदाहरण ले रहा हूं, महत्वपूर्ण है, बिंबधन ओष्ठ। क्या बनता है, बिंबोष्ठ बनेगा। और एक मिनट और, बिंबोष्ठ बनेगा। दोनों बनते हैं, दोनों में संधि कौन सी, दोनों संधि कौन सी, वृद्धि। अब देखिए ऊपर दे और चला। अब ऐसा कोई विद्यार्थी हो सकता है दोनों में शुद्ध कौन सा, ऐसे कितने हैं आपको ना, जिसके मन में याद है कि दोनों में शुद्ध कौन सा होगा, ठीक है, देवी और देवी हो, दोनों ही शुद्ध है। ऐसे घबरा क्यों, संधि नियम क्या है, बिल्कुल दोनों ही होगा शुद्ध। एक और देखिए यहां पर देखिएगा अधर्धन ओष्ठ, ये बनेगा अधरोष्ठ। ये दोनों उदाहरण दिए हैं पंडित काम तपस्या गुरु ने, ठीक है, उन्होंने ये 2 उदाहरण दिए हैं। अब तीसरा उदाहरण हमें लेना है कि ओष्ठ के साथ हम चलाते हैं, जैसे कंठ धन ओष्ठी है, ओष्ठ के सामने केवल यह प्रत्यय का प्रयोग किया है और हमने कुछ भी नहीं किया है और बाद में बढ़ाया, सबको पहले नहीं बढ़ाया है, तो नियम वही लागू होगा। यह भी दोनों रूप बनेगा, कंठोष्ठी है, यह भी सही है, और कंठोष्ठी है, यह भी सही है, दोनों ही सही है। इसी तरह से एक और है, देखिए दंतोष्ठी है, इसे ले सकते हो, यहीं पर भी दंत धन ओष्ठी है, ये हो जाएगा दंतोष्ठी हो जाएगा और दंतोष्ठी हो जाएगा, दोनों ही सही है। और सारे शब्द क्या है, शुद्ध है। सरस्वती में सारे शब्द क्या होंगे, शुद्ध है, कोई शब्द गलत नहीं होगा। पर वो आपको दोनों दे सकता है कि अधरधन ओष्ठ, अधरोष्ठ भी दे सकता है, अधरोष्ठ भी दे सकता है, दोनों ही होगा। दोनों मिले तो भी करना, दोनों में एक मिले तो भी सही करना, शुद्ध है सबके सब। तो वृद्धि में आपको ये ध्यान रखना है। विच्छेद में छोड़ दीजिए आप, कोई चिंता की बात नहीं है, सीधा संधि पूछता आपसे, विच्छेद पूछेगा तो हम आराम से निकाल लेंगे। अभी तो जो हमने संधि पढ़ी है वो यण और ऐरी संधि का आधार है। यण संधि सबसे जटिल संधि है कि वो आपको दूसरी संधि के साथ में रोक सकती है, और यण कोशिश कर रहा हूं कि आपको यण में दूसरी संधि के साथ संबंध करके पढ़ाया जाए। चौथी संधि है यण, इस पर ध्यान रखिएगा। इस तरह की कक्षा में अभी तो कोई बात पढ़ लिया, ठीक है, इस पर ध्यान रखिए। अधिकतर विद्यार्थी यहां फंसते हैं। मेरे सामने जैसे मैं पढ़ा रहा था अपने, उस समय ये सबसे ज्यादा प्रश्न ऐसे आते थे सामने, किस तरह इसमें से पहले आधा देर का संधि यण क्यों नहीं है। मैं जैसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि यह से पहले आधा हो संधि यण होती है, और वह से पहले आधा संधि कौन होती है, कौन होती है, यण होती है। प्रत्येक शब्द में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे जहां यह से पहले आधा है फिर भी संधि यण नहीं होती है। यदि आप उन शब्दों को पढ़ लोगे कि यह से पहले आधा है संधि यण नहीं होती है, तो फिर दिक्कत कहां यण में। बाकी तो पता है कि ये यह से पहले आधा है, इसमें यण संधि नहीं है, और इनके अलावा मिले यह से पहले आधा संधि कौन सी होगी, यण होगी। यह से पहले आधा वर्ण मिल जाए, वह से पहले आधा वर्ण मिल जाए, संधि कौन सी होती है, कौन होती है, कौन होती है, यण संधि होती है। अब यह का जब विच्छेद करोगे तो देखिए धन के पहले ई छोटी या बड़ी आती है, और वह का पहले विच्छेद करोगे धन के पहले ऊ छोटा या बड़ा आता है। बाद में क्या होता है, यह हटता है, ठीक है, और क्या शेष रहेगा, मात्रा शेष, यही रहेगा। और जब मात्रा शेष ना रहे वहां पर क्या रखोगे, देखिए मात्रा शेष, चलिए मात्रा शेष नहीं रहे वहां शेष क्या रखोगे, और रख दोगे आप,
वाक्य रखोगे, अ रखोगे, और यहाँ पर वाक्य रखोगे, अ रखोगे।